वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका पर्पस ये है कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लता मंगेशकर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम जानकारी ले लें। इसका रीजन ये है, देखिए 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है। लता मंगेशकर जी की जो डेथ हुई वो कल हुई और 2 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय शोक होता क्या है, तो एक जनरल इंफॉर्मेशन था, जानना चाहिए आपको। लेकिन यहां जो है आज हम वो इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसका रीजन ये है कि इतनी बड़ी हस्ती थी ये, जो अब इतनी बड़ी हस्ती थी कि ये हॉट टॉपिक रहेगी ही किसी भी एग्जाम के लिए। जो अगला 1 साल है आपका आने वाला, उसमें जो भी एग्जाम आएगा, बड़ा छोटा एग्जाम, सबके लिए ये लता मंगेशकर जो है वो अब हॉट टॉपिक होगी। तो जो भी इनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इधर मैंने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दिया है जो जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको एक जानकारी मिल जाए, वो बस यहां से आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। इधर वाले पार्ट में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी साबित हो सकते हैं। तो यहां देखिए, इनके पिता का नाम अगर हम देखें तो दीनानाथ मंगेशकर, आप जानते भी होंगे ये सब चीजें, ठीक है। रंगमंच के कलाकार थे, मराठी और कोंकणी संगीत से जुड़े हुए थे। मदर इनकी थी शिवांती या सुधामती, ठीक है। शिवांती पहला नाम था इनका, बाद में ये चेंज करके सुधामती कर लेती है। बस एक जनरल इंफॉर्मेशन। जन्म इनका होता है इंदौर में 28 सितंबर 1929 इंदौर में, बाद में ये मुंबई शिफ्ट करती हैं, ठीक है। 6 फरवरी 1922 कल ही इनकी डेथ हुई है, ठीक है, मुंबई में। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। कुछ इनके दूसरे नाम है, उपनाम आप कह सकते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल, वॉइस ऑफ मिलेनियम, क्वीन ऑफ मेलोडी, स्वर कोकिला, सुर साम्राज्ञी। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है, बस आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपको पता भी होगा। इधर आते हैं हम, देखिए ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन। इनका बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम जो था हेमा था, और चूंकि इनके पिता जो हैं रंगमंच से जुड़े हुए थे, थिएटर से जुड़े हुए थे, तो एक प्ले था लतिका नाम का, तो वो इनको काफी पसंद आ गया था। तो कहा जाता है कि उसी के नाम पे इन्होंने लता इनका नाम रख दिया था। जनरल इंफॉर्मेशन। अब यहां से हम शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए सिंगिंग की जहां तक बात है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने सिंगिंग किया था 13 वर्ष की उम्र में, और वो फिल्म थी मराठी फिल्म पहली मंगला गौर, जो कि 1942 में आई थी, 1942 में, आजादी के पहले की बात है। और पहला हिंदी सॉन्ग, पहला जो हिंदी गीत था इनका, वो फिल्म थी आखिरी सेवा, जो कि 1947 में, उसी साल जिस समय हमारा देश आजाद होता है, ठीक है। ये 2 इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। उसके बाद इनको पहचान कैसे मिलती है, देखिए 1939 में आजादी के ठीक 1 साल के बाद ये देखिए मजबूर ये फिल्म आती है, और इसमें इन्होंने गाना गाया दिल मेरा तोड़ा, ये गाना था। फिल्म थी मजबूर, 1948, गाना था दिल मेरा तोड़ा। इससे इनको रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिल जाती है। लेकिन प्रसिद्धि मिलती है, एक और बड़ी जबरदस्त सॉन्ग आता है, आएगा आने वाला, आएगा आने वाला, और फिल्म है महल, याद रखिएगा, फिल्म है महल। इससे इनको प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो यहां तक एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक और गाना जो मैंने यहां स्पेशल बॉक्स में बनाया हुआ है, देखिए बहुत फेमस सॉन्ग हुआ, देशभक्ति है, पैट्रियोटिक सॉन्ग, और ये शायद ये सॉन्ग जो है ये अमर हो गया, ठीक है। वैसे तो सारे गाने अमर है लता मंगेशकर के, लेकिन इस गाने की बात ही कुछ अलग है, ठीक है ना। और देखिए ऐ मेरे वतन के लोगों, जानिए, लिखा था प्रदीप ने, कवि प्रदीप, और 27 जनवरी 1963 को पहली बार दिल्ली में लता मंगेशकर ने गाया था है मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये कहा जाता है उस समय उस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग मौजूद थे और सबकी आंखें नम हो गई थी, ठीक है। और आज भी ये गाना सुनने पे आप देखिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गाना 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनको समर्पित है ये गाना।
तो नेचुरली रोंगटे खड़े करने वाला ये सॉन्ग है। तो ये आपको सारी जानकारी रखनी चाहिए। देखिए ये जो गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों किसको समर्पित है, ध्यान रखिएगा, यहां लिखा नहीं है मैंने। 1962 भारत चाइना वार में, इंडो चाइना वार आप कह सकते हैं, भारत चीन का जो युद्ध हुआ उसमें जो भी भारतीय सैनिक शहीद हुए उनको समर्पित है ये गाना है मेरे वतन के लोगों। ठीक है, वैसे तो सारे शहीदों के लिए ये है, लेकिन पर्टिकुलरली उस समय के लिए लिखा गया था। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली में पहली बार गाया था। वहां पे तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। इंपॉर्टेंट इस गाने को लिखा किसने, प्रदीप। तो ये गाने की बात यहां तक हमने की, आगे यहां तक हमने कर लिया था। यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए कुछ चीजें। 1974 से 1991 का एक दौर चलता है। ठीक है, इसमें ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसमें ये उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा गीत गाने वाली सिंगर बनी थी 1974 से 1991 के बीच। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम आया, क्यों? क्योंकि इस दौरान उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा गाना गाया। वैसे लता मंगेशकर के बारे में अगर कहें तो करीब 20 भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं, गीत गाए हैं, और करीब करीब कहा जाता है कहीं 30,000 मिलेगा, 40,000, 50,000 के आसपास, 50,000 के भी आजकल आंकड़े आते हैं कि इन्होंने गाने गाए। खैर उससे मतलब नहीं है, ठीक है आपको, लेकिन करीब करीब 20 भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। ये जो था देखिए उस समय 1974 से 1991 के बीच का जो दौर था, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आता है और दुनिया की सबसे ज्यादा गीत गाने वाली सिंगर उस समय बनती है इस दौरान। लेकिन बाद में सबसे ज्यादा सिंगर तो इनकी बहन आशा भोसले ने गाया है अभी तक दुनिया में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आशा भोसले के नाम है वो रिकॉर्ड, वो अलग बात है। तो ये एक बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात, 1974 में देखिए फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म इन रॉयल एल्बर्ट हॉल। देखिए कंसर्ट हॉल है लंदन का, बड़ा ही प्रसिद्ध, और वहां परफॉर्म करना ही एक बड़ी बात है, एक अपने आप में एक बड़ी बात है वहां पर परफॉर्म करना। तो वो 1974 में पहली भारतीय थी जिन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में अपना परफॉर्मेंस दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां कुछ चीजें हम देखेंगे। देखिए ये राज्यसभा की मेंबर रही 22 नवंबर 1999 से लेकर 21 नवंबर 2005 तक ये राज्यसभा की मेंबर रही। नॉमिनेटेड थी, आप जानते हैं कि राज्यसभा में टोटल कितने 245 सीट्स होते हैं, जिसमें जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फ्रॉम द वेरियस फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स। ठीक है ना, तो उन लोगों में से जिन्होंने अपने फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बड़ा योगदान दिया है, तो उनको ये नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। तो नॉमिनेट किया गया था इनको राष्ट्रपति के द्वारा 22 नवंबर 1999 को राज्यसभा के लिए, और ये 21 नवंबर 2005 तक राज्यसभा की सदस्य रही एज ए नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये एक बड़ी बात है, ये आपके लिए आ सकता है कि कब से कब तक ये राज्यसभा की मेंबर रही है, राज्यसभा की मेंबर थी, वो एक ऑप्शन बना के दे सकता है एग्जामिनेशन में। अवार्ड्स की बात करें, यूं तो बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड, ये सब अवार्ड तो मिलते ही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण अवार्ड है देखिए, जो कि एग्जामिनेशन में पद्म भूषण मिला 1969 में, दादा साहब फाल्के बहुत बड़ा अवार्ड है 1989 में दादा साहब फाल्के, 1969 में पद्म भूषण, महाराष्ट्र भूषण 1999 में, और भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2001 में भारत सरकार ने इन्हें दिया, भारत रत्न। ठीक है, और ये सेकंड है, इसके पहले सेकंड आफ्टर एमएस सुब्बलक्ष्मी। देखिए इनको नॉन क्लासिकल म्यूजिक के कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया था, नॉन क्लासिकल, और इसके ये सेकंड है, पहले नॉन क्लासिकल में इनके पहले दिया गया था एमएस सुब्बलक्ष्मी को, ये भी याद रखिएगा, एमएस सुब्बलक्ष्मी इनको दिया गया था, और उसके बाद ये सेकंड थी जिनको की भारत रत्न मिला नॉन क्लासिकल कैटेगरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड था फ्रांस का। देखिए, द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2006-2007 का अवार्ड है, समय नहीं आपको जानना है। देखिए, ये हाईएस्ट फ्रेंच अवार्ड है फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविल, ठीक है ना, नागरिक सम्मान भी है और मिलिट्री सम्मान भी है। हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस का, समझ लीजिए। और ये अवार्ड वास्तविक रूप से इंट्रोड्यूस किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, समझ लीजिए। और उस समय यहां नेशनल नहीं था, ये रॉयल था, रॉयल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। बाद में इसका नाम चेंज करके रॉयल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे नेशनल लगा दिया गया। तो वास्तविक रूप से इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ये एक बहुत फ्रेंच अवार्ड, फ्रेंच का हाईएस्ट मिलिट्री और सिविल अवार्ड मिला था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे जो हैं ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर से भी कुछ सवाल बन सकते हैं। राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा की मेंबर थी तो कब से कब तक थी, ठीक है, ये सब बन सकता है और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक बुक थी, बुक है ऐसा कहां से लाऊं, और इस बुक की राइटर है पद्मा सचदेव, ठीक है ना, पद्मा सचदेव। मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, पद्मा, छोटा लिख रहा हूं, पद्मा सचदेव, ये राइटर है इस बुक की। काफी करीबी रही, फिल्म इंडस्ट्री से ये भी जुड़ी हुई थी और काफी करीबी रही लता मंगेशकर की। और इन्होंने अपने इस बुक में लिखा है कि 1962 में, 1962 में इन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश भी की गई थी। किसने दिया था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि किस बुक में यह चर्चा है कि उनको पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, तो पद्मा सचदेव की यह किताब है, ऐसा कहां से लाऊं। यहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी और इंफॉर्मेशन थी लता मंगेशकर के बारे में, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और भी सर्च कीजिएगा, और भी सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था वो मैंने आपको यहां बता दिया। आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.